प्रश्नाची म्हणजे त्यांना देऊया. ओके, सो हम लोग सब आज एसएसपी की जो ऑनलाइन मीटिंग हमने आज प्लान की है डॉक्टर दिव्यानी गर्ग इनके साथ में, एंड दिस ये जूम मीटिंग जो हमने अरेंज की है प्रसन्ना जी ओआरडीए के जो संस्थापक है उन्हीं के माध्यम से। तो मैं संक्षिप्त स्वरूप में डॉक्टर दिव्यानी जी का सबको परिचय करके देना चाहूंगा। डॉक्टर दिव्यानी असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में। और ये इनकी विशेषताएं ये है कि ये खास करके न्यूरो इन्फेक्शन वाले जो डिसीजेस होते हैं जैसे हमारा एसएसपी है उन्हीं के बारे में एक्सपर्टीज में है, काम करते हैं। आज हम उन्हीं के द्वारा यहाँ पे हमारे जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में है एज अ पेरेंट, तो इनको थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ टिप्स हमें डॉक्टर दीवानी जी की तरफ से मिलेंगे, कुछ सवाल हमारे रहेंगे जो ऑलरेडी कल्पना जी ने यहाँ पे मुझे, डॉक्टर दिव्यानी और डॉक्टर प्रसन्ना जी को ऑलरेडी शेयर किए। तो ये सब सारी चीजों के ऊपर हम थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर कोई टॉपिक किसी को समझ में नहीं आता है तो इस जूम मीटिंग के अंत में हम उसके ऊपर बात करेंगे, और जो भी कुछ सवाल रहेंगे जूम मीटिंग के बाद में भी हम अवेलेबल है। आप मुझसे बात कर सकेंगे, प्रसन्ना जी से बात कर सकेंगे, या कल्पना जी से भी बात कर सकेंगे। जिनको भी कुछ सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। पहले हम इस जूम मीटिंग में जिनको हमने अतिथि के तौर पर इनवाइट किया हुआ है वो डॉक्टर दिव्यानी जी के माध्यम से काफी सारे चीजों को हम पहले समझ लेंगे। और मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि आपका मोबाइल म्यूट पे रख दीजिए। जब आपको कुछ कहना है या आपके कहने के लिए बताया जाएगा तब प्लीज अनम्यूट कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को उसकी परेशानी नहीं हो सकती है। ओके, मुझे लगता है कि इस तरह से ये इंट्रोडक्शन के बाद में प्रसन्ना जी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप थोड़ा अल्प परिचय दीजिए और इस उनको आगे बढ़ाइए। थैंक यू गणेश जी। अभी ज्यादा नहीं चाहिए, ऑलरेडी पेरेंट्स हैव जॉइंड, so let's start with Dr. Garg, who has taken her Sunday time for us. In fact, ये यस मीटिंग बहुत दिन से पेंडिंग था। ओके, मैं हिंदी में बात करना बहुत दिन से पेंडिंग था, लेट हो गया, अभी हुआ है। सारे पेरेंट्स ने बहुत यस सारे कुछ किया है, मगर अभी से क्या है, मेडिकली जो डॉक्टर गर्ग बताते हैं वो पहले सुन लीजिए। बाद में जो भी पेरेंट्स को है वो मैसेज इधर चैट में डाल सकते हैं, अगर वो टाइप कर सकते हैं तो, नहीं तो व्हाट्सएप में गणेश जी को भेज दिए तो गणेश जी ट्रांसफर करके सबके लिए करूंगा। यस सबको यही विनती है कि वो म्यूट करना है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। बाद में हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। और डॉक्टर गर्ग एक्चुअली पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बहुत सारे चीज कुछ किए। दे अप्रोच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दे अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट, जगन्नाथ नड्डा जी, basically to find out whether it includes in rare diseases or not. Still we do not have an answer, and that is where we stand now. So now I request you to please take it forward. Thank you. ओके, थैंक नमस्कार यू। सभी पेरेंट्स को, और धन्यवाद मिस्टर शिरोल को, मिस्टर पवार को, जिन्होंने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सभी से आज बात कर सकूं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस विषय में बहुत समय से काम कर रही हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ, मेरे जो अनुभव हैं पेशेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगी। कैन आई शो सम स्लाइड्स? Yes, doctor, you can share. Use the word. श्योर। यस ओके, तो स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको मेरे? No, it is still under process. ओके, I think you have to double click to enter full screen mode. ओके, वन सेकंड। Yeah, now it is ओके, perfect. परफेक्ट। तो देखिए, हम आज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एसएसपी के बारे में आज बात करेंगे। और आप लोग सब शायद ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में, इस One बीमारी। sec, I'll एक काम करता हूँ, I'll mute all of them and then I'll mute few of you. One sec. Sure. यस सर। I think I have done that. Okay. ओके, तो एसएसपी क्या है? एसएसपी एक न्यूरो इन्फेक्शन है। न्यूरो इन्फेक्शन यानी कि ये एक जो इन्फेक्शन है वो हमारे मस्तिष्क को या ब्रेन को
अफेक्ट करता है। और ये इसका कारण ये है कि मस्तिष्क में जो खसरे का वायरस होता है, मीजल्स का वायरस होता है, वो दिमाग में पहुंचकर वहां पे बना रहता है। और अगर हम एसएसपी के बारे में बात करें कि ये कितना रेयर है या कितना कॉमन है, तो ये सच में एक रेयर बीमारी है। क्योंकि अगर हम 10 लाख लोगों को मतलब 10 लाख केसेस ऑफ मीजल्स को देखें, तो उसमें से 4 से 11 लोगों को एसएसपी हो सकता है। लेकिन ये जो मीजल्स के बाद एसएसपी हो रहा है, उसका जो खतरा है वो भी इस पर निर्धारित है कि आपको जो मीजल्स इन्फेक्शन होता है बच्चे को, वो किस उम्र पे हुआ। जैसे कि जो बच्चे 2 साल के से भी छोटे हैं, या जितने छोटेपन में ये मीजल्स का या खसरे का इन्फेक्शन होता है, उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम देखें कि ये एसएसपी कहाँ कहाँ कॉमन है, प्रचलित है, तो इंडिया जो है वो टॉप है, टॉप कंट्री है। 10 टाइम्स इसमें एसएसपी के मरीज हैं, अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें। बट पाकिस्तान, टर्की, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। और अब क्या हो रहा है कि कुछ जगहें हैं यूएस में और ब्रिटेन, यूके में और जापान में, जहाँ पे ये दोबारा से मीजल्स आ रहा है। और इनफैक्ट ये अनुमानित किया गया है कि 300 गुना मीजल्स बढ़ गया है विश्व में। और इसका एक प्रमुख कारण है कि बहुत बार वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है इन देशों में। तो अगर हम बात करें कि एसएसपी हो क्यों जाता है, तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। तो मीजल्स या खसरा है, वो उस सब से आप लोग बहुत अच्छे से जानकार हैं उसके बारे में। तो मीजल्स एक वायरस होता है जो कि यूजुअली बच्चों को अफेक्ट करता है, और उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि त्वचा में रैश हो जाना, और गले में दर्द होना, टॉन्सिल्स बढ़ जाना, बुखार आना, आंखें लाल हो जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। काफी तेज बुखार रह सकता है, और लगभग 7 से 10 दिन में ये बुखार खत्म हो जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में जिनके कारण अलग अलग हैं, और इसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ जीन्स पाए गए हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, या कुछ इम्यून डेफिशिएंसीज पाई गई हैं, इम्यून डिसफंक्शन, इम्यून सिस्टम की दिक्कतों की वजह से कुछ बच्चों में ये जो वायरसेस हैं वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं, ये मीजल्स का वायरस। और मस्तिष्क में जब ये पहुंच जाता है वायरस, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस समय कुछ करे, वो चुपचाप ब्रेन में जाकर बैठ जाता है। और कुछ समय के बाद ये जो वायरस है वो ब्रेन के सेल्स को, तंत्रिका कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है और वहीं पे फैलने लगता है। तो एक तो है कि वो दिमाग में रह जाता है बहुत टाइम तक, और दूसरा है कि रहने के अलावा वो फैलता भी है दिमाग के अंदर, और हाँ धीरे हाँ वो डैमेज करता ई है। ई बोलते तो सब ना लो वो को दे ओके। तो इसका ये मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जिनको मीजल्स है उनको एसएसपी हो जाए। जैसा कि हमने देखा 10 लाख मरीजों में सिर्फ 4 से 11, या हमारी कंट्री में 18 से 21 लोगों को एसएसपी होगा। यानी कि बहुत ऐसे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो कि मीजल्स के वायरस को खत्म कर देते हैं, वो रहने नहीं देते, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ लोगों में ये रह जाता है। तो अब हम लक्षण जो हैं वो कैसे पहचानते हैं एज डॉक्टर्स? जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो आप देखेंगे कि कितने विस्तार से ये, कितने अलग अलग किस्म के लक्षण होते हैं। तो बहुत ही प्राथमिक स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में जो है वो बहुत ही हल्की हल्की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ व्यवहार में दिक्कत आना, बच्चे को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या वो थोड़ा उदास हो रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये इनफैक्ट बहुत कॉमन कंप्लेंट आती है स्कूल से कि बच्चा जो पढ़ाई में ठीक था वो अचानक से उतना अटेंशन नहीं पे कर रहा है, उतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये स्कूल से काफी बात दिक्कत आती है। और उसके बाद जो है ये मानसिक या फिर ब्रेन से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड दिक्कत के बाद हम जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है वो होते हैं जर्क्स, झटके आना। तो ये जो झटके होते हैं, जिनका एक बहुत ही स्वाभाविक झटके होते हैं, मायोक्लोनस कहते हैं इनको। तो उसमें जो है अचानक से बॉडी के किसी भी एक हिस्से में, जैसे कि एक टांग या एक हाथ या फिर गर्दन, या फिर बॉडी का जो ट्रंक होता है, चेस्ट, उसमें अचानक से झटका आता है। और इस झटके के कारण क्या हो सकता है कि अगर हाथ में बच्चे ने कोई चीज पकड़ी है तो वो छूट सकती है, और अगर टांग में झटका आता है तो बच्चा गिर सकता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि बच्चा अचानक से गिरने लगता है और समझ ही नहीं आता कि गिर क्यों रहा है। तो ये जो अर्ली फॉल्स या शुरुआत की जो गिरने की दिक्कत है, वो भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है।
एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है एक्चुअली नज़र पे दिक्कत आना, यानी कि जो दृष्टि है वो खराब होने लगती है। और ये इस टाइम पे जो है काफी बार डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते कि ये एसएसपी हो सकता है कि नहीं। ये इसलिए होता है कि जो मीजल्स का वायरस है वो आंखों की जो नसें हैं उस पे जाके भी डैमेज करने लगता है, तो आंखों में दिक्कत आ सकती है। और ये भी शुरुआत की स्टेज में हो सकता है। धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती है, और बीमारी बढ़ने का कारण है कि जो वायरस है वो ब्रेन के अंदर जाके डैमेज करता है और वो फैलता रहता है। तो उसकी बाद में जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो शरीर में धीमापन आना, अकड़न आना, या कभी कभी बिल्कुल ढीला हो जाना शरीर, निगलने में दिक्कत आना, अपने पेशाब पे और इस पे कंट्रोल खो जाना, चलने में दिक्कतें आना, और जैसे जैसे और बीमारी बढ़ती है पेशेंट बिस्तर पे भी आ जाता है, और खाने पीने में दिक्कत। और उस टाइम पे काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन हो सकती है, और जो हार्ट रेट है, पल्स, वो आगे पीछे जा सकती है। तो ये इस तरह की स्टेजेस होती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सब बच्चे ये नहीं है कि इसी तरह के स्टेजेस से गुजरे। हमने ये पाया है कि कभी कभी शुरुआत की स्टेज नहीं होती, और डायरेक्टली पेशेंट जो बच्चा है वो एडवांस स्टेज में ही उसको पिकअप होता है। तो वो भी एक चीज हो सकती है कि बहुत तेजी से भी आ सकता है, और कुछ बच्चों में होता है कि बहुत धीमे धीमे भी आता है। और कभी कभी ये जो झटके जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये होते ही नहीं है, या इतने हल्के होते हैं कि ना के बराबर होते हैं, तो मिस भी हो जाते हैं। इस तरह की वेरिएबिलिटी, यानी कि अलग अलग किस्म की लक्षण होना, अलग अलग सिवियरिटी होना, इसी के कारण एसएसपी का डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स को भी समझना, और काफी बार इसका डायग्नोसिस बहुत लेट भी बनता है। इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जो एसएसपी का डायग्नोसिस है वो एक समूह है जिसको हम देखते हैं, और उस समूह के आधार पर इसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको सारे लक्षण बताए इससे पहले, झटके आना, मानसिक दिक्कतें आना, इंटेलिजेंस में दिक्कत आना, गिरना पड़ना, इस तरह की दिक्कतें आना, मिर्गी भी आ सकती है उसमें। तो सबसे पहले तो इन चीजों को देखा जाता है, और उसके बाद हम कुछ टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एमआरआई, ईईजी, सीएसएफ, और कुछ केसेस में हम ब्रेन बायोप्सी भी करते हैं। तो एमआरआई जो है वो सबसे आम, मतलब कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। और जरूरी नहीं है कि एमआरआई में भी एसएसपी के आपको कोई साइंस दिखें, क्योंकि हम लोगों ने भी ये देखा है कि ओनली 50% एमआरआई में ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने दिखाया है, कुछ हल्की हल्की दिक्कतें, जैसे कि ये व्हाइट कलर के जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं, इस तरह के अलग अलग ब्रेन के हिस्सों में आ सकते हैं। वन सेक जी, Excuse me, doctor. Are you यस। sharing the slides? Now I don't think we are able to see. Ganesh ji, are you able to see? Yes, we can see. Yes, sir. Okay, okay, fine. Yeah, ओके, okay. I didn't see. नो प्रॉब्लम। सो हमने भी देखा है, तो ये जो है 50% केस में आपको इस तरह के एमआरआई में चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन 50% में एमआरआई नॉर्मल भी हो सकता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि डॉक्टर्स को भी पता होनी चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी और यूजफुल जांच जो हम करते हैं वो है ईईजी, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। आप सबके बच्चों में भी ये हुई होगी। और जो ईईजी है उसके अंदर हम एक चीज का नोट करते हैं, वो जो मैंने यहाँ राइट साइड में दिखाया है, ये इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं वो दिखते हैं। ये बड़े बड़े सिग्नल्स हैं, पूरे पेज में फैले हुए सिग्नल्स हैं, और ये हर कुछ क्षणों के बाद 4 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, इस तरह के रेगुलरली आते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि ये एसएसपी का है डायग्नोसिस। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो होता है सीएसएफ। जैसा कि आपके सभी के बच्चों में हुआ होगा, वो पानी निकाला जाता है रीढ़ की हड्डी से। ये जो पानी होता है ये ब्रेन के आसपास होता है और नीचे तक जाता है, और ये सीएसएफ को निकाल के हम इसमें कुछ टेस्ट करते हैं। इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, जो मीजल्स के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी, वो जो है सीएसएफ के अंदर अधिक, बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये वायरस है। तो वायरस को के अगेंस्ट, वायरस के विरुद्ध में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में और ब्रेन के आसपास। तो ये ब्रेन के आसपास बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तो ये इसका कुछ कट ऑफ्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सीएसएफ में मीजल्स एंटीबॉडीज, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है। तो इन सबको हम कंबाइन करके
हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो कि एसएसपी है कि नहीं। और कभी कभी बहुत ही कठिन जब प्रॉब्लम होती है, चैलेंजिंग केस जिसमें हमें शंका है कि एसएसपी है लेकिन बाकी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो हम ब्रेन बायोप्सी यानी कि मस्तिष्क का एक टुकड़ा निकाल के उसमें वायरसेस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, और उससे जो है डायग्नोसिस बन जाता है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो ब्रेन बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, यानी कि अगर आपको उसमें डायग्नोसिस मिल गया तो वो डायग्नोसिस वही है। और लेकिन ब्रेन बायोप्सी क्योंकि एक बहुत ही मेजर प्रोसीजर होता है तो वो हम बहुत ही कम करते हैं। अब एसएसपी को प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो ये ज़्यादा आवश्यक है आपके आसपास के लोगों के लिए और आपके बाकी बच्चों के लिए भी, कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकें, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि ये इतनी सीवियर बीमारी है कि प्रिवेंशन जो है वो एक सही तरीका होगा अपनाने के लिए फ्यूचर के लिए। तो इसको यही पाया गया है कि जो वैक्सीनेशन है, खसरे के लिए जो टीकाकरण है, वो ही मेजर एक है चीज जिससे एसएसपी से बचा जा सकता है। जिन देशों में वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से होता है खसरे के विरुद्ध, उसमें एसएसपी जो है वो ना के बराबर है। और हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है जो भारतीय सरकार ने दिया है, उसमें भी जो आप देखेंगे 2 डोजेस हैं जो मीजल्स वैक्सीन के, जो कि अनिवार्य हैं। जो पहला डोज है वो 9 से 12 महीने पे लगना चाहिए, और जो दूसरा डोज है वो 16 से 24 महीने पे लगना चाहिए। लेट भी हो जाता है तो ये नहीं कि आप लगवाएं ही ना, उसको आप फिर भी जाके लगवा सकते हैं जितना क्लोज हो 9 से 12 महीने या 16 से 24 महीने के पास। और हमने ये भी देखा है कि एक डोज जो लेता है मरीज और दूसरा डोज नहीं लेता है, उसमें भी जो है एसएसपी का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि 2 डोजेस जो हैं वो लेने से आप मीजल्स के बाद एसएसपी से बच सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जो मीजल्स होता है वो अगर इस उम्र के पहले हो गया, जैसे कि आप पहला डोज हम लगा रहे हैं 9 से 12 महीने पे, तो अगर इससे भी पहले अगर मीजल्स हो गया 6 महीने पे, 5 महीने पे, 4 महीने पे, तो फिर एसएसपी का खतरा है, क्योंकि अभी तक पेशेंट वैक्सीनेट नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं आज के मेन मुद्दे पर, वो है कि एसएसपी का इलाज कैसे किया जाता है। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो ये बीमारी है, अभी तक उसके लिए जड़ से खत्म करने का कोई भी इलाज उपचार नहीं उपलब्ध है। और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि लक्षणात्मक उपचार, जो लक्षण हैं उनका उपचार करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। और इससे हम जो मरीज है उसको कंफर्टेबल भी रखते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी या रोग संशोधित उपचार, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो बीमारी है या वायरस है उसके विरुद्ध हम कुछ करें ताकि बीमारी की जो सिवियरिटी है उसे कम किया जाए। और फिर बाकी आते हैं फिजियोथेरेपी, डाइट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या लक्षणात्मक उपचार की बात करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग समझते ही होंगे एज पेरेंट्स। और ये सभी जो दिक्कतें हैं उनका कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर मरीज को दौरे आते हैं, एसएसपी जब थोड़ा सा बढ़ता है तो पूरे दौरे आते हैं जो शरीर पे आने लगते हैं, जो कि तो उसके लिए अक्सर हम दौरे की दवाइयाँ शुरू करते हैं। झटके जो हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं झटके, और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, 4 सेकंड में एक बार, 5 सेकंड में एक बार ये झटके आते हैं। तो झटके के विरुद्ध भी दवाइयाँ होती हैं जो एक्चुअली मिर्गी की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि लेविटेरासेटैम हो गई या कार्बामेज़ेपिन या क्लोबाज़ैम, इसकी हम बाद में और चर्चा कर सकते हैं। तो वो दी जाती हैं ताकि जो झटके हैं वो थोड़े कम हों। और बाकी कभी कभी मनोरोग संबंधी मुद्दे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट बच्चों में, जैसे कि बहुत गुस्सा आ जाना, हाथ पांव पटकना, साइकोसिस यानी कि वहम होना, कुछ दिखाई देना, कुछ सुनाई देना, इन सब के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, वो होती है निगलने की प्रॉब्लम। तो हम जब निगलने की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो शुरुआत में अगर निगलने की प्रॉब्लम आती है, खासकर कि पानी में, लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में, तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा उसको गाढ़ा करके दिया जाए, यानी कि
पानी की जगह आप पानी को या तो सूप के फॉर्म में दीजिए, या आप कस्टर्ड जो होता है थोड़ा थिक होता है, और कुछ मतलब ये भी आते हैं पाउडर्स जिनको आप मिला के थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। तो एक ये दूसरा होता है जब और दिक्कत बढ़ती है और खाने में, सॉलिड खाना खाने में भी दिक्कत आती है, तो हम सुझाव देते हैं कि बच्चों को या तो राइल्स ट्यूब, जो कि नाक के द्वारा डली हुई एक ट्यूब होती है जो पेट तक जाती है, वो आप लगवा सकते हैं, जिससे एटलीस्ट भरपेट उसको भोजन मिले। और दूसरा है एक ऑप्शन होता है पेग का, दैट इज पेट के अंदर डायरेक्टली एक ट्यूब डाली जाती है जिसमें खाना अगेन भरपेट दिया जा सकता है। तो ये दोनों ट्यूब होती हैं जो कि लगाई जा सकती हैं, और इससे एटलीस्ट जो न्यूट्रिशन है, हमारे विटामिन की जो ज़रूरतें होती हैं बॉडी में, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वो जो है हम उनको पूरा कर सकते हैं। फिर ब्लैडर इश्यूज भी आ सकते हैं, बच्चा जो है बार बार कपड़ों में पेशाब करने लगता है, या इसी तरह से आंत्र संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो उन सब के लिए हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि कुछ कुछ तो दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन कभी कभी हम सजेस्ट करते हैं कि डायपर पहना के रखिए, या अगर बच्चा इतना है कि आपको बता पाए तो आप हर 2 घंटे में ले जाके उसका मूत्र करा दें, ताकि वो बार बार कपड़े में ना करे। तो बहुत सारे इस तरह के सॉल्यूशंस हैं हम जो लक्षण को देख सकते हैं, जिसके लिए हम लक्षण को बेटर कर सकते हैं। और अब हम आते हैं ये डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट या रोग संशोधित उपचार पे। तो ये सारी जो दवाइयाँ मैंने यहाँ लिस्ट की हैं वो सब उपलब्ध हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी दवाइयों को से ज़्यादा फायदा मतलब अभी तक तो नहीं पाया गया है, एक्सेप्ट जो पहली दो हैं, आइसोप्राइनोसिन या आइनोसिन प्राइनोबेक्स या आइनोसिप्लेक्स, अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। तो ये पहली है, ये खाने की गोली होती है, और दूसरी जो है वो है इंटरफेरॉन अल्फा। तो ये जो इंटरफेरॉन अल्फा है वो एक दवाई है जो कि ब्रेन के आसपास दी जाती है, या तो हम उसे रीढ़ की हड्डी से देते हैं CSF दोबारा दोबारा करके, या फिर कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान में इसमें ये दवाई का एक थैला बनाकर वो दिमाग के आसपास डायरेक्टली लगा दिया जाता है, जिसे उमाया रिजर्वोयर कहा जाता है। तो ये जो दो दवाइयां हैं इनके बारे में आपको अभी बताऊंगी, लेकिन जो बाकी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब जो हैं वायरस के अगेंस्ट अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे इमेंटिडिन, राइबाविरिन, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, लैमिविडिन, ये सारे अलग अलग वायरसेस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो कुछ शोध किए गए हैं जिसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि ये जो वायरसेस हैं, ये वाली दवाइयाँ, ये क्या मीजल्स के वायरस के अगेंस्ट भी काम करती हैं कि नहीं। तो लेकिन अभी तक के शोध में इनका कोई ज्यादा लाभ पाया नहीं गया है। और बाकी जो कुछ दवाइयां हैं IVIG, इसकी मैं के बारे में भी अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो आइसोप्राइनोसिन आइनोसिन है, इसको जो है गोली के रूप में दिया जाता है। और ये जो आइसोप्राइनोसिन है, इसकी कुछ स्टडीज अवेलेबल हैं, इस पे काफी शोध किया गया है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ शोध किया गया है। तो उसमें ये पाया गया है कि अगर आप SSP के मरीजों को ये गोली दें, क्योंकि देखिए जब भी हम अपना मेडिसिन में कोई भी शोध करते हैं, हम कैसे साबित करते हैं कि दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसमें हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, यानी कि हम 2 ग्रुप में बांट कर देते हैं मरीजों को, एक जिसको दवाई मिलती है और दूसरा ग्रुप जिसको नॉर्मल दवा ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन वो दवाई नहीं मिलती। तो आइसोप्राइनोसिन एक ग्रुप को मिलेगा और दूसरे ग्रुप को आइसोप्राइनोसिन नहीं मिलेगा। तो ये पाया गया है कि अगर आइसोप्राइनोसिन देते हैं तो वो मरीज जिनको ये गोली मिलती है, उनका जो डिजीज प्रोग्रेशन है, यानी जिस रफ्तार से बढ़ रही है बीमारी, उसमें कुछ फायदा पाया गया है। और इंटरफेरॉन अल्फा में भी स्टडीज हैं जिसमें पाया गया है कि जो जिस रफ्तार से बीमारी बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर दो अलग अलग दवाइयां ये ऐसा कर रही हैं, तो उनको कंबाइन करके भी देखा जाए तो ऐसा भी शोध हुआ है कि आइसोप्राइनोसिन और इंटरफेरॉन अल्फा को मिलाकर भी देखा गया है, और उसको सिर्फ ऐसे ग्रुप से कंपेयर किया गया है जिससे सिर्फ आइसोप्राइनोसिन मिला, तो उन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं पाया गया। लेकिन अगर आप दोनों ही दवाई ना दें तो वो ग्रुप में फायदा, मतलब जो बीमारी है वो रफ्तार से बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2 दिन को ये दवाइयां मिली थी उनमें थोड़ा स्पीड जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो कम हो रहा था। तो हम लोग जो करते हैं, मतलब कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और मेरे जो बाकी कॉलीग्स हैं, हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके मिला कर देते हैं। अगर पॉसिबल होता है मरीज के लिए ये दोनों कंबाइन करना, तो हम दोनों कंबाइन करके देते हैं।
वरना कम से कम दोनों में से एक तो हम कोशिश करते हैं कि मरीज को मिल ही जाए। और मैंने ये टेबल बस इसीलिए दिखा आपको बताने के लिए कि ये सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब काम करते हों, और यही सिर्फ जो 2 मैंने बताई हैं उनका कुछ स्टडीज़ पाई गई हैं जिसमें फ़ायदा होता है। और बाकी जो इंटरफेरॉन की जिसकी मैं बात कर रही थी वो भी अलग-अलग रास्तों से दी गई है। जैसे कि कुछ लोगों ने उसे कैन्युला से सीधे डायरेक्टली ब्लड में भी, खून में भी दिया है। कुछ लोगों ने उसे चमड़ी के नीचे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दिया है। ओमाया के बारे में मैंने बताया, जो थैला था जो ब्रेन के पास लगता है। और जो सबसे कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है बार-बार सीएसएफ से लंबर पंक्चर के द्वारा ये दवाई हम मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो इतना ही मैं बताना चाह रही थी अपनी तरफ से, और अब शायद हम कुछ विस्तार में बात कर सकते हैं आप लोगों के सवालों पे। I think, Divyaniji, thank you for this overview. I had shared a few questions, Yeah, no? But can you let me start take with them? this. That is from Yeah. Kalpana ji. Yes, I will start with those questions. 1 minute. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो बीमारी है ये प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव यानी कि बढ़ने वाली बीमारी है, जिसके अंदर मस्तिष्क में सूखना या सूखापन या डीजेनरेशन आ जाता है। सो जो डीजेनरेशन हो रहा है या सूखापन आ रहा है, उनका सवाल है कि ये जो प्रोसेस है सूखने का, क्या ये जिंदगी भर होता है, या फिर जो वायरस है मीजल्स का वो एक बार मस्तिष्क की कोशिकाओं को डैमेज कर जाता है और उसके बाद वायरस खत्म हो जाता है लेकिन सूखापन चलता रहता है। क्या ऐसा होता है? तो ये सवाल है। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जो वायरस है वो बहुत ही समय तक दिमाग में रहता है, और बहुत ही कम डेटा है ये बताने के लिए कि कभी भी वायरस दिमाग से खत्म होता है कि नहीं, क्योंकि ये प्रूफ साबित करने के लिए आपको हम लोग को ब्रेन बायोप्सी करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, इस पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोग ने ये भी किया है कि कुछ केसेस में हम दोबारा दोबारा सीएसएफ करके उसमें मीजल्स एंटीबॉडीज चेक करते हैं। तो हमने पाया है कि जो एंटीबॉडी का स्तर है वो कम हो रहा है, यानी कि एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि शायद वायरस दिमाग से उसका कम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि वायरस जो है वो खत्म शायद नहीं होता, लेकिन आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो डीजेनरेशन यानी कि सूखेपन की अवस्था को शुरू कर देता है। अगर हम डीजेनरेशन की बात करें तो डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है वो मैं समझाऊंगी। उसका ये मतलब होता है कि जो दिमाग के सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, डैमेज होके वो सूख के खत्म होने लगते हैं। तो एसएसपी के मरीजों में भी ये पाया गया है कि समय के साथ कुछ केसेस में जिनमें एक्चुअली ब्रेन को निकाल के ब्रेन की टेस्टिंग की गई है, ऐसे मरीजों में पाया गया है कि डिजेनरेशन था। ये भी पाया गया है कि उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको टाउ प्रोटीन कहते हैं या TDP-43 कहते हैं। ये प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए गए हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं वो बाकी डीजेनरेशन की जो बीमारियां होती है हमारी न्यूरोलॉजी में, कुछ पार्किंसोनिज्म्स होते हैं, PSP वगैरह, उनमें भी होते हैं। तो एक किस्म से ये न्यूरो डिजेनरेशन तो स्टार्ट हो जाता है वायरस की वजह से। और उस समय पे हमने ये पाया गया है कि जब डिजेनरेशन हो रहा होता है तो ज्यादा कोई दवाई काम नहीं करती है। मैं दूसरा सवाल लेती हूँ। तो ये है कि हाउ टू, जो निगलने की दिक्कत है, तो वो जो है बहुत सारे बच्चों में यही दिक्कत होती है। नॉर्मल पानी का भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भी होता है पेशेंट्स में। तो शुरुआत में तो हम कुछ मॉडिफिकेशंस बोलते हैं डाइट में। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी के देखरेख में हैं तो एक बार उनसे बोलिए कि आपको डाइटिशियन से मिलवाएं। लेकिन प्रैक्टिकली हम यही सुझाव देते हैं कि पहले जो है सीधे पानी की जगह उसे कुछ गाढ़ा करके, अगर आप फ्लूइड्स लें जैसे कि सूप होता है, उसको गाढ़ा करने के लिए भी कुछ कॉर्नफ्लावर इस तरह के पाउडर्स होते हैं, तो वो गाढ़ा करके लें तो थोड़ा बच्चा और अच्छे से उसे स्वॉलो कर सकता है। लेकिन अगर उससे भी दिक्कत बन रही है तो एक ऑप्शन डेफिनेटली ये है कि हम राइल्स ट्यूब के बारे में सोचें। मैं जानती हूँ कि राइल्स ट्यूब जो है हमारे समाज में बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं पेशेंट्स, लेकिन
ये एक बहुत ही आसान जरिया है जिससे हम पानी, खाना, फ्लूइड्स, विटामिन्स, ये सब कुछ बच्चे के पेट तक पहुंचा सकते हैं। और इसको बस 15 दिन में, 20 दिन में आपको चेंज कराना होता है। कुछ और ऐसी भी राइस ट्यूब उपलब्ध हैं जिसमें सिलिकॉन होता है या अलग किस्म के केमिकल्स होते हैं, जो कि आपको वंस इन 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम में चेंज करानी होती है। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चे तक न्यूट्रिशन, खाना पीना नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाएगा। ओके, और सवाल मैं लेती हूँ, इसमें है कि एज दे डोंट, क्योंकि ये पानी की मात्रा पूरी क्वांटिटी में नहीं ले पाते हैं, तो अक्सर वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो हाउ टू टैकल विद दिस? तो यही मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इसका सुझाव मैं देना चाहूँगी कि इसके बारे में आप कंसिडर करिए। राइस ट्यूब वगैरह या इस तरह की चीज़ों से इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, इन सब चीज़ों के लिए। चौथा सवाल है कि जो बेड रिडन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, जो कि बिस्तर पे आ गया है मरीज, उसका जो इलाज है वो क्या बाकी इलाज मरीजों से अलग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है इन मरीजों का उपचार, क्योंकि जो बिस्तर पे आता है उसमें हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। बिस्तर पे जो मरीज लेटा रहता है ज़्यादा समय तक, उनकी जो कमर है या उनके हड्डियों वाली जो एरियाज होते हैं, जैसे कि एंकल्स है या फिर पाँव के नीचे, जहाँ जहाँ हड्डी प्रोमिनेंट है, खास करके कमर में, रीढ़ की हड्डी के पास में, वहाँ पे घाव हो सकते हैं, उनको बेड सोर्स कहा जाता है। तो बेड सोर्स जो होते हैं वो अगर हो जाएं तो बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि उसमें पस बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और पूरा केस बिगड़ सकता है। तो उसको हम कैसे उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए पहला नियम होता है कि आप अगर बिस्तर पे बच्चा लेटा है तो उसकी जो पोजीशन है, करवट उसकी कभी राइट की कभी लेफ्ट की, तो पोजीशन चेंज करते रहना है हर 2 घंटे में। दूसरा, अगर कर सकें आप, तो बिस्तर के नीचे जो अल्फा मैट्रेस होती है, हवा की मैट्रेस होती है, जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप लोग को मिल जाएगी, तो उसको रखें। तो ये बेड सोर प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, जो बेड रिडन पेशेंट होता है, जो बिस्तर पे होता है, उसको जो है खाना और पानी जब भी आप दें, आपको वो कभी लिटा के नहीं देना है। इसलिए अगर आप लिटा के देंगे तो वो खाना या पानी उसके फेफड़े तक जा सकता है और बच्चा चोक कर सकता है। तो इसके लिए आप हमेशा हमेशा बच्चे को उठा के रखेंगे, मतलब कि उसको कमर से उठा के 30 डिग्री कम से कम पीछे तकिया लगा दीजिए या कोई बोर्ड लगा के उठाइए, और उसके बाद ही आप उसको पानी या खाना दीजिए। तीसरी बात है कि जो बेड रिडन बच्चा है, ज्यादा हरकत नहीं कर रहा है, उसकी एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, हाथों की, पाँव की, गर्दन की, कमर की, क्योंकि वो उसी अवस्था में जब लेटा रहता है तो उसके जो लिम्स हैं, हाथ पाँव हैं, वो अकड़न में जाकर जाम हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं हम उन्हें, जैसे कि वो किसी पोजीशन में जाम हो जाते हैं। तो ये जाम नहीं होना चाहिए। जाम को प्रिवेंट करने के लिए हर दिन सुबह शाम उनके आप सारे के सारे जो जोड़ हैं, जोड़ों पे एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि घुटने ऊपर नीचे किए, टांगे ऊपर नीचे की, उनके पंजे ऊपर नीचे किए, हाथ पांव, तो अलग अलग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं जो कि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, बिस्तर पे पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं। एक और सवाल है कि जो भी एंटीवायरल थेरेपी है, जो एंटीवायरस वायरल दवाइयां मैंने आपको दिखाई थी, वो रियली इन पे काम नहीं कर रही हैं, फिर भी डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो काफ़ी महंगी होती हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती और ज़्यादा मदद भी नहीं करती, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि इनकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन पे क्या हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो है वो ब्लड टेस्ट भी पीरियोडिकली नहीं किया जाता। तो क्या हमें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि ये दवाएं दी जाएं कि नहीं दी जाएं? तो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया भी था अपने प्रेजेंटेशन में, सारी दवाइयों से फायदा नहीं होता है, लेकिन 1-2 दवाइयां जो मैंने आपको दिखाई थी, आइसोप्रेनिसिन और इंटरफेरॉन अल्फा, ये दोनों स्टडीज में भी, कुछ लिमिटेड स्टडीज में इनका फायदा पाया गया है। अब कितना फायदा आप पूछेंगे मुझसे, तो 30 से 35% फायदा पाया गया है। ठीक है, तो अब 30 से 35% फायदे के लिए भी आप पूछेंगे कि मैं इतना कुछ मेहनत करूं कि नहीं करूं, तो हम हमेशा सुझाव देते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, हर एसएसपी का मरीज अलग होता है। तो अगर वो दवाइयाँ आपके बच्चे पे हो सकता है ज़्यादा काम करें, लेकिन कम से कम 30% काम उन्हें करना चाहिए, जहाँ तक अभी तक के शोध अवेलेबल हैं हमारे पास।
मैं मानती हूँ कि ये दवाइयाँ महंगी होती हैं और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती। अब जो है भारत में आइसोप्लानिसिन की ब्रांड खुद से मतलब दवाई बनती है, तो वो अब उपलब्ध हो गई है। और हम लोग भी जो हैं वो ज़्यादातर ये कंपनीज के टच में रहते हैं। तो अगर काफ़ी बार ये कंपनियां जो हैं दवाइयाँ पेशेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, उसके लिए आपको भी बड़े शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ये जो फार्मा कंपनीज हैं उनसे हम बात करते हैं तो वो पेशेंट तक दवाई पहुंचा भी देते हैं। तो ये तो हो गई एंटीवायरल्स की बात। तो अगेन मैं बोलूँगी कि सारे एंटीवायरल्स नहीं काम करते हैं, एक दो के लिए फिर भी कुछ एविडेंस है। हाउ फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है बच्चों के लिए, एंड और क्या हम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये पेशेंट का अकड़न नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चर नहीं होने चाहिए इन सबको करने के लिए। और फिजियोथेरेपी का सिर्फ वही फायदा नहीं है, फिजियोथेरेपी का ये फायदा भी है कि उस टाइम पे बच्चा काफी एक्टिव हो जाता है, उसको मूवमेंट मिलती है, उसको स्टिमुलस मिलता है, यानी कि कोई कर रहा है आके, कोई उससे बात कर रहा है। तो ये सारी बहुत पॉजिटिव चीजें होती हैं, जिसका सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक फायदा भी होता है। तो फिजियोथेरेपी यानी कि ये नहीं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुला के कर रहे हैं, आप सीख लीजिए एक्सरसाइज कैसे करना है, और वो एक्सरसाइज आप ही लोग घर पे बच्चे के साथ करिए। तो फिजियोथेरेपी लेके जाना उसे किसी सेंटर पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा करना है। और एक और चीज मैं बताऊंगी, डाइट के बारे में मैंने अभी नहीं मेंशन किया था। तो डाइट के बारे में जो है, देखिए डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में, क्योंकि बच्चा आप देखें काफी दुबला होने लगता है और उसका वजन घटने लगता है, क्योंकि उसकी निगलने की प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमेशा ऐसे केस में हम हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोलते हैं। हाई प्रोटीन डाइट यानी कि जो जो भी फूड आइटम्स है जिनकी प्रोटीन की मात्रा अधिक है, जैसे कि अंडे हो गए या फिर दाल, और इस तरह के अलग प्रोटीन्स हैं, नॉनवेज आइटम्स भी हैं, तो वो सब आप थोड़ा सा ज़्यादा दें बच्चे को, ताकि उसका वजन ना घटे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक दो शोध हुए हैं जिनमें देखा गया है कि जो एक टाइप की डाइट है, कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, ये कीटोजेनिक डाइट जो होती है वो ज़्यादातर मिर्गी के मरीजों में इस्तेमाल की जाती है, जो कि सीवियर मिर्गी से ग्रस्त हैं, ऐसे मरीजों में। तो दो स्टडीज हुई हैं जिसमें कि इन्होंने कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल की है। कीटोजेनिक डाइट जो होती है वो एक विशेष किस्म की डाइट होती है, जिसके अंदर जो प्रोटीन है और फैट है उसको बढ़ा दिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम कर दिया जाता है। तो ये डाइट से पाया गया है कि जो झटके हैं, मायोक्लोनस जिसे हम कहते हैं, वो कम हुए हैं एक दो बच्चों में। लेकिन इस पे भी ज़्यादा असेसमेंट स्टडीज शोध नहीं हुआ है। और कीटोजेनिक डाइट जो है वो काफी इंटेंस डाइट होती है, सब उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान में एक स्टडी शुरू हुई है जिसमें उन्होंने उसका ही टाइप ऑफ डाइट, लेकिन थोड़ा सा कम इंटेंस डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट एक्सेट्रा पे कुछ काम करने की स्टार्ट किया है। तो इस पे कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट अदरवाइज न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी हम बच्चों में मल्टीविटामिन्स इस तरह का भी दवाइयाँ देने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इनका आखिर सवाल है कि बहुत समय के बाद और कंटिन्यूअस थेरेपी के बाद भी बच्चों के अंदर जो नियंत्रण है, मोटर कंट्रोल, जो यानी कि सर का नियंत्रण, ट्रंक का नियंत्रण, वो सब नहीं आता, तो हम इसके लिए क्या करें। तो ये तो प्रॉब्लम है ही कि ये सब करने के बावजूद जो है, जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज रोकना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो, और दूसरा कि बच्चे की जो मानसिक स्टिमुलेशन है वो भी थेरेपी के दौरान होती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और उससे कंट्रोल नहीं आ रहा तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ केसेस में, स्पेशली जब काफ़ी सिवियर केसेस हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ सवाल जो मुझे दिए गए थे उन पे बात की है। आई थिंक बहुत सारे सवाल इधर भी हैं Q&A Yes. बॉक्स में, मैं उनको भी। गणेश जी जी yes, yes. तो मैं चाहूंगा कि नंदिता रॉय जी आप भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछे, ताकि आपके एक्सपीरियंस से लोगों को भी थोड़ा पता चले, और डॉक्टर दिवानी जी उसके ऊपर एक रिप्लाई भी दे दे यहाँ पे। नंदिता जी। नंदिता, I allowed you Anyway, to thanks. Got it. So, yeah. Dr. Garg, thank you very much. आपकी जो presentation बहुत ही, I mean, it was very knowledge. It gave us a lot of knowledge about what needs to be done. लेकिन मेरे एक दो बड़ी basic questions है
जिसके आई थिंक आपने पार्शियली आंसर भी किए हुए हैं, फिर भी मैं और एक बार पूछूंगा। देखिए, ये ज्यादातर बच्चे का ना, अगर आप देखोगे, एटलीस्ट रिकॉर्डेड मीजल्स हुआ था नहीं, टाइम में वैक्सीन हुआ था, एंड इट वेंट अलोंग द नॉर्मल पाथ में गए थे। जो माइलस्टोन्स था वो मीट किए थे, जी जी फिर भी उसकी ऑनसेट हुए हैं ये एसएसपी का। जी ये बड़ा I बड़ा know. स्ट्रेंज चीज है कि उसका मीजल्स भी नहीं हुआ था, वैक्सीन में नहीं, वैक्सीन मिले थे, टाइमली मिले थे। जी 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 आई नो आई थिंक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं डेफिनेटली 1-2 मिनट लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने भी ये पाया है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे उन्हीं में हो रहा है। इनफैक्ट कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद भी हमने देखा है कि बच्चों में एसएसपी हो जाता है। तो अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम रियली में जानते नहीं है। एक ओके। हाइपोथेसिस है कि जैसा हमारा जो मीजल्स का वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन जो लगता है वो 9 to 12 मंथ्स पे लगता है, राइट। तो अगर ये बिफोर 9 मंथ्स बच्चे को मीजल्स हो रहा है, बिकॉज मीजल्स बहुत हल्का भी हो सकता है, सिंपल खांसी जुकाम हो गया वही मीजल्स था। जरूरी नहीं ओके है कि फुल ब्लोन मीजल्स हो, खसरा पूरा बॉडी में रैश हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। ओके ओके। माइल्ड मीजल्स होके चला गया बट इट वाज बिफोर वैक्सीनेशन, तो मे बी वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं बन पाया। क्योंकि देखिए ये 9 मंथ्स क्यों सेट किया गया है ना, कि पहला डोज 9 मंथ्स पे क्यों लगाना चाहिए। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो मदर है जो बच्चे को पेट में रखती है उसको तो कभी लाइफ में मीजल्स हुआ होगा मे बी, तो उसकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो पेट में बच्चे तक पहुंच जाती हैं जब बच्चा पेट में होता है, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो बच्चे को 9 महीने तक प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसा ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब 9 मंथ्स पे इम्यूनिटी जब खत्म हो रही होती है बच्चे की, जो कि मदर से मिली होती है उसे, तब वैक्सीनेट करना चाहिए। लेकिन हम लोग अब समझ रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें आ रही है कि मे बी क्योंकि जो मदर्स हैं वो भी, उनको भी शायद मीजल्स नहीं हुआ हो, तो उनके अंडर एंटीबॉडीज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं ये कैसे मालूम। तो क्या हमें मीजल्स का जो एज है वैक्सीनेशन का उसको 9 महीने से आगे कर देना चाहिए, 7 मंथ्स या 6 मंथ्स, जस्ट कि इन केसेस के लिए जो कि ऑल्दो वैक्सीनेटेड हैं फिर भी उन्होंने उनमें एसएसपी हो रहा मीजल्स हो। है। यस एग्जैक्टली। तो ये कुछ पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि हम एटलीस्ट हम लोग में देखा गया कि ये कोविड के बाद से ना ये केसेस काफी सारे, माने हम जितने जने को हम लोग एक क्विक एक सर्वे किया था, इसमें हम देखे थे ज्यादातर ही लास्ट 2 साल 2.5 साल में ये कोविड के आसपास में ये बढ़ गया था। इसकी कुछ कनेक्शन है, आई मीन ये साइड क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगा कि कुछ तो रिलेशनशिप हो सकते हैं कि डॉक्टर गर्ग की कोविड और एसएसपी के मे बी जस्ट हम लोग सर्वे किया तो ऐसे ही लगा, लेकिन इसमें कुछ आपकी ख्याल में कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं? ये हिस्ट्री मेरे को भी मिली है पेशेंट से कि कोविड के बाद हुआ था। इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है, और स्टडी करना मतलब मेरे हिसाब से कि ये रिलेशन हो सकता है, और एक्चुअली हमें इसको असेस भी करना चाहिए कि वाकई में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। कोविड का रिलेशनशिप बाकी बीमारियों से भी कुछ पाया गया है एज यू नो। तो कि जैसे कि कुछ इम्यून मीडिएटेड दिक्कतें थी जो कि ज्यादा पाई गई थी कोविड के बाद। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कोविड जो है आपने हमारे इम्यून सिस्टम को काफी हद तक उसने असर किया, तो मे बी उस टाइम पे कुछ इम्यून डिसफंक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ये मीजल्स वायरस हुआ है वो ब्रेन में जाके परसिस्ट कर गया, मे बी। बट रियली में इस पे कोई डेटा है नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, आई थिंक हमें इस पे कुछ करना चाहिए। और एक चीज जो आपने इसकी जिक्र की और यू काइंड ऑफ कवर्ड इट वाज, आप बोल रहे हो कि ये ब्रेन में वायरस रह जाते हैं। आई मीन हमारी ख्याल से 2-4 डॉक्टर जो इससे पूछे थे वो हम लोग को बताए थे कि वायरस चले जाते लेकिन वो डैमेज छोड़ के जाते हैं, लेकिन वायरस, जी जी आई नो, आपने पूछा था, मैंने पहले भी ऐसा इसको बोला था, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से नहीं समझते हैं।
बिकॉज वायरस जा रहा है ये कैसे मालूम चलेगा, राइट? ब्रेन बायोप्सी करना पड़ेगा वायरस के पार्टिकल्स को देखने के लिए, यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो एक्चुअली इस पे तो बहुत कम स्टडीज हैं, लेकिन एक स्टडी थी जिसमें 16 पेशेंट्स का ना उन्होंने ब्रेन बायोप्सी या ब्रेन निकाल के उसकी पैथोलॉजी की थी, देखी थी। तो उसमें डीजेनरेशन तो पाया गया ही था, बट उसके अलावा वायरस के पार्टिकल्स भी पाए गए थे। ओके, तो वेदर वायरस गोज और डीजेनरेशन स्टेज, या वायरस रहता है उसके साथ साथ भी डीजेनरेशन होता रहता है, एक बात क्लियर है, डीजेनरेशन डेफिनेटली हो ही जाता है। और मेरे एक क्वेश्चन है जो आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स में सभी पूछ रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि दीपशंकर जी ने पूछा कि एंटीऑक्सीडेंट्स डज इट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पेशेंट्स। ये जो अभी की स्थिति है इसमें कुछ प्रोटोकॉल है या आपकी एक्सपीरियंस से कुछ है जिसमें ये बच्चे लोग को थोड़ा रिलीफ आई मीन इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं? एक दूसरी बात यह है कि आपकी जानकारी में कुछ है जो आपको लगते हैं कि ये बच्चों को रिकवरी के पाथ में ले जा सकते हैं? आई डोंट नो इफ आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, माई हिंदी इज नॉट। इट्स फाइन। तो देखिए, आई कंप्लीटली, ये जो आपका सवाल है ना, मतलब मैं एक किस्म से आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो एक्चुअली इट इज़ लिटिल डिफरेंट, जो कि बाकी कंट्री में लोग कर रहे हैं प्रॉबली नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने सर्वे किया था न्यूरोलॉजिस्ट का, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, तो वी फाउंड कि जो आइसोप्राइनोसिन की गोली जिसकी मैंने बात की थी, वो इट्स नॉट कि 100% लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेस देन 50% न्यूरोलॉजिस्ट उसको लिख रहे हैं। और इंटरफेरोन अल्फा की अगर बात करें तो हमने पाया था कि ओनली 20 या 30% न्यूरोलॉजिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लियरली जो प्रोटोकॉल है वो यूनिफॉर्म तो है नहीं इस कंट्री में। और हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अभी तक एम्स में जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम हम पेशेंट को जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टेबलाइज यानी कि एक स्तर पे लाकर उस स्तर पे रख लेते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो हमने पब्लिश भी किया है उस प्रोटोकॉल को। वो ये है कि हम जो है इंटरफेरॉन अल्फा की इंजेक्शन को एवरी वीक पानी के रास्ते से CSF के थ्रू वीकली देते हैं फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स, पहले 8 हफ्ते के लिए 8 इंजेक्शन। उसका डोज जो है वो पेशेंट के वजन पे आधारित है, छोटे बच्चे में कम, बड़े बच्चे में ज्यादा। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि इससे कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है तो हम उसको हर महीने महीने कर देते हैं। और इसके बाद हम ऑब्जर्व करके रखते हैं, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंजेक्शन की वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। कुछ केसेस में हम हर 2 महीने या 3 महीने भी कर देते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ ये वाला जो इंजेक्शन है उसके अलावा आइसोप्राइनोसिन अगर मरीज खरीद पा रहे हैं तो वो जो है उसका डोज होता है वो हम हमेशा कंबाइन करते हैं इंटरफेरॉन के इंजेक्शन के साथ। ये दोनों दवाइयां मिला के देते हैं और हम पेशेंट को मॉनिटर भी करते हैं, उसका रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि वी मेक श्योर कि जो दवाई का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके कोई उसके जो हीमोग्लोबिन, LFT, किडनी, लिवर वगैरह उस सब पे कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। विद दिस कॉम्बिनेशन अलोंग विद दैट एक्सरसाइज, और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा इनकरेज करती हूँ जिनको निगलने की दिक्कत आ रही है कि वो राइल्स ट्यूब पे आ जाएं। वो राइल्स ट्यूब पे आ जाते हैं, उसके बाद व्हेन दे फील कि थोड़ा बेटर हो गए हैं हम वो हटा भी देते हैं। तो राइल्स ट्यूब से न्यूट्रिशन मेंटेन होता है। तो ये सब पूरा कंबाइंड एफर्ट के साथ वी हैव फाउंड दैट देयर इज सम स्टेबलाइजेशन इन पेशेंट्स। तो थोड़े एक स्तर पर काफी दिन तक मेंटेन होते हैं। और मैं एक मैसेज ऑफ होप भी देना चाहती हूँ कि ये सारे करने के बाद वी हैव, मतलब पर्सनली मेरे पेशेंट्स हैं जो कि अभी जिनको ये बीमारी अब 18 साल से है, ओके, 18 साल, 17 साल, 15 साल, 14 साल, जो कि अभी भी जो है दवाइयों पे चल रहे हैं। उनमें कुछ में हमने इंजेक्शंस बंद कर दी हैं, कुछ अभी भी इंजेक्शन पे हैं, महीने महीने, 2-2 महीने, इस तरह से। दूर दूर से पेशेंट आते हैं, कोई बिहार से आते हैं, कोई वेस्ट बंगाल से आते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं और वो स्टेबल हैं। स्टेबल ये मैं मतलब
नॉर्मल की तरफ तो नहीं, बट स्टेबल उसी लेवल पे वो बहुत हद तक मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो अब जो जिसके बात किए है, वी डिड इट विद our niece, but unfortunately, very quickly it progressed into the next stage. She was being seen by Niemans. They're based in Bangalore, so she was being seen by Niemans. Yeah. लेकिन उसकी बाद से ना, it has become one stage. So they have tried they're trying antioxidants and other things to, keep it going. तो उसमें कुछ तो लगता है हो रहा है, लेकिन हमको अभी भी क्लियर नहीं है कि where it is. आपने you've answered the question कि काफी सालों से on this medicines your patients have been in the same state. नहीं, coming back to what many people are asking, काफी जने पूछ रहे कि ये स्टेज से हम लोग कुछ बेहतर करने के लिए अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मेरे क्वेश्चन आपके लिए बने, दिस इज नॉट व्हाट एवरीवन इज आस्किंग, मेरे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हम लोग आपके साथ क्या, how can we work with you to help this whole ecosystem? You tell us what is required, which, I mean, many of us can then get together and put in our muscle contact, whatever, to bring everyone on one table to get this going, क्योंकि इसकी केसेस काफी बढ़ रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑन एसएसपी है, there's an immense task force and everyone is working, I don't know, that's what I think from a distance. Indo-US rare diseases बोल के ग्रुप है, WHO है, मणिपाल में कुछ रिसर्च हो रहा है, in Calcutta I know there's a group called TCG which is doing some research. So सभी अपने में कर रहे हैं। Is there, डॉक्टर गर्ग, is there a way इस सबको लेके हम कुछ इवॉल्व कर सकते हैं? इसके कारण ये एक तो है टू गिव रिलीफ टू सो मेनी पीपल हु आर ऑन दिस कॉल राइट नाउ। दूसरा बात ये है कि इसकी केसेस बढ़े जा रहा है। हाँ, तो एटलीस्ट हम जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में SSKM, आई मीन बेस्ड इन कैलकाटा, SSKM में पूछे थे, देयर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ केसेस विच कम, एंड जो आते हैं फिर दिखा के वो लोग चले जाते हैं और आते नहीं है, 2-3 बार बाद उसके वहाँ रिकॉर्ड हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ है उसको पता नहीं है। So we spoke to Dr. Mukherjee, right? Saikat ji, हाँ, just in the interest of time, whatever the second question you asked, we'll handle it separately. I ठीक also है, have some ideas. We'll take it up with Dr. Garg separately. ठीक है। Now, since the most of the parents are there, let's focus some discussion on their questions so that ठीक, everybody ठीक, gets ठीक। ready. तो कुछ है कि Because- नहीं, कहीं पे कुछ मेडिसिन है कि नहीं जिसमें इसको थोड़ा सुधार सके? यही क्वेश्चन सभी के हैं यहाँ पे भरे हुए, यही क्वेश्चन कि क्या कर सकते हैं इसके सुधारने के लिए, कुछ आपकी जानकारी है? ओके, सो ये तो गोल्डन क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड और कोहिसिव एफर्ट करना चाहिए फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि पॉकेट्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली। सो दैट पॉइंट इज वेल टेकन एंड वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड सब्सिक्वेंटली। एंड सेकेंड थिंग जो आपने पूछा कि इसके लिए कुछ हो रहा है या ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इंडिविजुअली पीपल आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, हम लोग का अपना प्रोटोकॉल है, कहीं और का कोई और प्रोटोकॉल है, लेकिन जो कहते हैं ना एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रायल करना और देखना, साबित करना कि ये चीज काम करती है और ये चीज काम नहीं करती है, ऐसा नहीं हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट करना चाहिए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जी, समझ गए, थैंक यू। मैं आई थिंक आई एम डन, देयर आर फ्यू अदर्स हु वांट टू आस्क। Ganesh ji, you can ask balance questions, whatever there in summarizing them. Yes, sir. Doctor, one patient relative is asking that interfere injection brain में देने से या जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंस है क्या? इंटरफेरोन इंजेक्शन ब्रेन में देने से? हाँ, जी, ऐसा तो इंटरफेरोन इंजेक्शन ब्रेन में देने से इम्पोर्टेंस देखा गया है, लेकिन जैसे कि ब्रेन में देने का मतलब आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप कह रहे हो कि जो उमाया की मैं बात कर रही थी, उमाया जो एक काइंड ऑफ थैला होता है, थैला ब्रेन के पास में लगा दिया जाता है, उससे उसके थ्रू दवाई ब्रेन के पास डायरेक्टली दी जाती है। तो उससे वो जापान में खास करके यूज होता है, उससे उन्होंने पाया है कि कोई बेनिफिट हो रहा है
ओके 30 to 35% केसेस में उन्होंने कुछ फायदा पाया है। ओके, अब मैं ये स्टेज पे ना कल्पना जी को रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो इस पर्टिकुलर एसएसपी के बारे में इनिशिएटिव है, उस तरह से काफी बाकी के लोगों के क्वेश्चंस का हल निकल सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी राइट नाउ. कल्पना जी, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की पुढचे काही प्रश्न तुम्ही मॅडमना विचारायला हरकत नाही. No, कल्पना जी, Kalpana ji had sent, see, Kalpana ji has sent questions वो that हो was गया. sent already. Yes, हो गया. yes, yes, yes. उसके अलावा भी कुछ See, है अगर now I have और unmuted everyone. If anybody wants, they can unmute themselves one by Yes, one and yes. ask questions. I want Hello. to ask one हेलो question. गणेश सर। मैम मैं क्वेश्चन है मेरा। मैं सचिन भांतु, अशोक सिद्धार्थ, हाँ मेरा बेटा है साहिल नमस्ते आशिल राय। जी जी नमस्ते नमस्ते। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो क्या भारत सरकार कोई आप लोगों को ऐड दे रहा है इसके लिए कि आप एसएसपी पे वर्क करें? जैसा कि मुझे लग रहा है कि अभी इस पर्पस पे कुछ ऐड आप लोगों को भारत सरकार की ओर से मिल नहीं रहा है, जो मेरा मेरा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम ही चाह रहे हैं कि बहुत से पेशेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं और लगातार उसकी संख्या जो है इंक्रीज हो रही है। तो कहीं एक माता पिता होने के नाते हम लोग अपनी गुहार भारत सरकार की ओर लगाएं, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्रांट मिले। जो आपका एक प्रोटोकॉल शब्द आ रहा है, तो उस जो क्या कहते हैं दरवाजे से निकलकर हम लोग बाहर के लिए सोच पाए कि हम इस बीमारी को काम करने के लिए हमारे पास एक बैकअप है। तो उस बैकअप के आधार पे हम इसकी खोज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये। जी सचिन जी थैंक यू। आई थिंक नेटवर्क का इशू है कुछ। हेलो No, it's on. ओके no, ओके we are जी able जी to. सो इन्होंने सचिन भांतु ये एक एसएसपी के फादर हैं पेशेंट के, जो कि मेरी केयर में हैं इस वक्त। और इनका पॉइंट जो है कि भारत सरकार क्या कुछ कर रही है इसके लिए, तो फिलहाल नहीं कर रही है। एंड एक्चुअली एज अ पेशेंट कम्युनिटी आई थिंक आप लोग इतने स्ट्रांग हैं, आप लोगों की मदद से हम लोग को एक्चुअली सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हम लोग की जो प्रपोजल्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि हम इस पे एक्चुअली बहुत अच्छे से काम कर पाएं। ये मैं जानती हूँ कि हमारे कुछ सीनियर्स ने भी रिक्वेस्ट डाले हैं सरकार में फॉर ग्रांट्स फॉर रिसर्च, लेकिन नन ऑफ देम हैव गॉट, किसी को मिला नहीं है। तो So on this, I'll come back to you. We'll connect again one more meeting within core group. So how we can take it forward in terms of advocacy and also forming that medical expert group first. Because even if you go to the government, they need your expert. Once we have the team of doctors across India coming together, and jointly both of us can work together. एब्सोल्युटली Yeah. हेलो मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली जो सवाल पूछे थे उसमें एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं आगे के। तो उसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि जो ये पीरियोडिकली हम लोग ईईजी करवाते हैं बच्चों का, जिसमें इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देती है कि ईईजी पहले से बेटर आया। जो क्लिनिकल जो डिफ्यूजन होता है, मतलब क्लासिकल जो ईईजी कहते हैं एसएसपी का, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते हुए दिखाई देता है। और क्लिनिकली भी हमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। कुछ दिनों के बाद में इमोशनल एंड कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देती है। तो ऐसी कोई प्रोटोकॉल है या फिर ये सजेस्टेबल है कि हम लोग पीरियोडिकली एमआरआई भी करवाएं साथ साथ में, जिससे जो बहुत स्ट्रक्चरल जी जिससे जो स्ट्रक्चरल डैमेज हमें जो पहले बताया जाता है, रेडियोलॉजी जो हमें पहले ही बता देते हैं फर्स्ट विजिट में कि आपके बच्चे का इतना इतना डैमेज हो चुका है, तो क्या उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं भविष्य में? और उससे पता चल सकता है हमें कि हमारे बच्चे का जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो रुक गया है अभी, और अभी प्रोग्रेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जो हमें क्लिनिकली दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली भी हमें वो दिखाई दे, ऐसे आप कुछ। कल्पना जी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, और ये मेरे माइंड में भी बहुत टाइम से रहा था। तो इनफैक्ट इंडिविजुअली अगेन मैं बोलूंगी कि इसके लिए एक्चुअली यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं एक्चुअली उनका रिपीटेड एमआरआई कराती हूँ एवरी ईयर, उनका रिपीट ईजी भी कराती हूँ एवरी ईयर, एंड इन सम केसेस मैं रिपीट सीएसएफ भी करके देख लेती हूँ कि मीजल्स एंटीबॉडी लेवल्स का क्या हो रहा है। अगेन आई विल से कि इस पे बहुत स्टडीज नहीं है, लेकिन स्टडीज नहीं होंगी, हम ही लोग को करनी होंगी।
सो बट योर पॉइंट इज वेल टेकन कि हमें ये रिपीट करके डेफिनेटली देखना चाहिए कि वो एक्चुअली स्ट्रक्चरली क्या हो रहा है। हेलो मैडम, जी वन थिंग दैट ऐसे 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 कोई ड्रग्स है जिससे न्यूरॉन डीजनरेट हो सकता है एक्चुअली, और कोई नया न्यूरॉन ब्रेन के अंदर बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे डिजेनरेशन को अभी तक रोका जा सका हो फॉर एनी अदर डिजीज। मतलब सिर्फ एसएसपी की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूरोलॉजी में बहुत सारी जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं उसमें से अभी तक कोई भी दवाई डिजेनरेशन को रोक नहीं पाई है और नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाई है एज ऑफ नाउ। ऐसा है, दैट इज द रियलिटी। नो मैडम, नो न्यूरॉन क्या रेगुलरली जनरेट होता है नहीं या नहीं, या एक ही बार में जब वो बच्चा कब बर्थ होता है उस टाइम होता है? जी जितना हमारा न्यूरॉन्स होता है वो बर्थ के टाइम पे होता है मैक्सिमम, और उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अगर डैमेज होके रिकवर कर जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज डैमेज हो गए तो फिर एक और उसकी जगह पे नहीं बनता है। तो मतलब ये जो हम लोग का बच्चे का जो न्यूरॉन which is damaged, then is there any other neurons which are okay? तो व्हाट हैपेंस इन चिल्ड्रन इज इट इज व्हाट हैपेंस इज कि जो न्यूरॉन है वो नहीं बनता, वो डैमेज होके खत्म हो गया, लेकिन जो न्यूरॉन का फंक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल सपोज उस न्यूरॉन का फंक्शन है हाथ को उठाना या बोलने की ताकत, तो ब्रेन के जो बाकी नॉर्मल रीजन्स हैं दे कैन टेक ओवर द कंट्रोल लाइक दैट, दे कैन टेक ओवर द फंक्शन। इसको प्लास्टिसिटी बोला जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो बच्चों में ये ज्यादा होता है, सो दैट इज व्हाई समटाइम्स वी फाइंड कि वो इतना ज्यादा डैमेज के बाद भी दे आर मैनेजिंग। Yeah. They can again maintain normal life Many times, yes. many times. Right. Ma'am, I have a question. Yes. So myself, Somashekar. So I did my pharmacy from Naipur Mohali. So my son is affected with SSPE. I read one article in the Nature. It has been published from China. So they have found in many of the children who are having SSPE, they have HSV 1 positive. They are. So my humble request is to look at the angle of STD angle also might be involved in the children who are getting infected with SSPE. Yes. Do you find any relation until so far? No, so far no, but you are right. We have not looked very carefully for it also. Okay. In China, in the Nature, they published 30% of the children they are having HSV1 positive. We should also look for that. That's a good point. Yeah. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी। महाराष्ट्र से हिंदुजा हॉस्पिटल से प्रवेश होतानी न्यूरोलॉजिस्ट, एक कोल्हापुर का पेशेंट है महाराष्ट्र में से, तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने प्रवेश होतानी ने रिबोवरिन और इंटरफेयर ये इंजेक्शन मंगा के वो चाइना में मिला है रिबोवरिन, तो ब्रेन में ऑपरेशन करके वो अभी 40 दिन हुआ, बच्चे के ऑपरेशन करके 40 दिन हुआ, वो ब्रेन में छोड़ रहे हैं मिली और यूनिट से। तो अभी 3 मंथ का कोर्स है वो, उससे कुछ फायदा है रिकवरी से? चाइना में मिला है वो कुछ फायदा होगा उससे? तो राइबाविरिन जो है ना, वो राइबाविरिन का भारत में बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पे जैसा आप बता रहे हैं बाकी लोगों ने काम किया है, बाकी देशों में इस पे काम हुआ है, तो उस एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेशन करके वो लगा के दवाई अंदर दी जाती है। और लेकिन ऐसे ना ज्यादा मरीजों में नहीं हुआ है ये बात, जैसे कि 10 पेशेंट्स की कोई स्टडी थी जिसमें इन्होंने देखा कि कुछ फायदा हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है आपके बच्चे में भी ऐसा फायदा हुआ, और भी केसेस में हुआ है। 3 बच्चों में एक बार ट्राई हुआ था, तो 2 जो हैं वो 5 साल के ऊपर वो स्टेबलाइज हो गए, तो कुछ तो फायदा ऐसा बताया गया है, लेकिन 10-15 पेशेंट से ज्यादा नहीं है नंबर। इंटरफेयर और रिबोविरिन मिक्स करके दे रहे हो? खाली मिक्स करके भी इंटरफेयर? देते हैं जी, मिक्स करके भी देते हैं, बिल्कुल।
मैम आकड़न जब से आता है तब से मेरा बच्चा पानी नहीं ले रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। आकड़न के ऊपर कुछ है मेडिसिन, जरा बताएंगे तो। पूरा शरीर टाइट होता है एकदम, पानी भी नहीं जाता है अंदर, पूरा गला बिला पूरा एकदम टाइट। हाँ, तो अगर ये अकड़न बार बार हो रहा है और जा रहा है ना, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये जो अकड़न है वो किसी किस्म का दौरा है कि नहीं है, या कभी कभी वो अकड़न किसी और चीज, जैसे जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है उसमें भी आ जाता है। तो अभी आप जिसको दिखा रहे हैं डॉक्टर उडानी को, उनके पास दोबारा जाके दिखवा लीजिए ये दिक्कत के लिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास गया था मैम, लेकिन वो जेपेक्स जो नींद का गोली है ना जेपेक्स, मैं न्यूरोलॉजी के पास गया था तो वो बोलते खाली जेपेक्स का एमजी बढ़ा के दे रहे। मैं उनको बोला कि आकड़न का अगर कुछ मेडिसिन, अगर वो बोलते एसएसपी के आकड़न में एक भी टैबलेट काम नहीं कर रही, आप नींद का गोली दो और सुलाओ। और ये भी नहीं बोलते कि एमआरआई करे, ईईजी करे, कुछ नहीं, खाली एमजी बढ़ा के देते और घर पे भेजते डॉक्टर लोग। ऐसा कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। नहीं, इसके लिए दवाइयां हैं, और भी दवाइयां हैं। वो तो जो भी मतलब देखे बिना तो मुश्किल है ऐसे बताना आपको कि क्या देना चाहिए क्या करना चाहिए। आप किसी और के संपर्क में जाइए जो कि थोड़ा और केसेस देखते हैं इस तरह के, मेरे हिसाब से। ओके मैम। मैडम हेलो। जी। मैडम मैं सुनील भोसले हूँ महाराष्ट्र से। तो मैडम हमारा एसएसपी के कई बड़े ग्रुप है जिसमें 200 से लेके 500 तक पेशेंट्स के पेरेंट्स शामिल हैं। तो हमने कुछ पाया है कि उनमें से कुछ बच्चे जो पूरे स्टेज 3 पे यानी स्टेज 2 पे गए थे, पूरे बेड रिटर्न हो गए थे, वो फिर से 2-3 साल बाद फुली रिकवर होके उनके डेली रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ बच्चों में दिखाई दिया है और उनमें से कुछ बच्चों में फिर से ड्रॉप डाउन वो पाया गया है। तो जो रिकवर होते हैं उनमें ब्रेन के जो डिजेनरेटेड पार्ट होते हैं वो फिर से कुछ रिजेनरेशन होने के वजह से होते हैं क्या, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आप बोलते हैं उसमें से होते हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली अगर हम एसएसपी को देखें ना, तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि 100 मरीज देखें तो उसमें से 4 या 5 मरीज में जो बीमारी है वो गायब ही हो जाती है। उसको स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन कहते हैं, अपने आप बीमारी खत्म हो गई। ओके, तो ये 5% केसेस में ऐसा देखा गया है। और इसका क्या कारण, और लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ टाइम के लिए बेटर हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनमें दोबारा दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो रिकर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि जो बॉडी बच्चे की अपने आप से इतना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है कि वो वायरस को खत्म कर रही है। ठीक है, तो पहले केस में फिनिश ही कर देता है वायरस को, तो ब्रेन इन्फेक्शन फिनिश, पेशेंट ओके। सेकेंड केस में ये हो सकता है कि उसमें इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो वायरस को काबू तो कर लेता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद मे बी कोई फीवर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। हम अभी कोविड की बात कर रहे थे, किसी भी कारणवश जब इम्यून सिस्टम ड्रॉप कर जाता है तो दोबारा से वायरस एक्टिवेट हो जाता है, तो बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। ये ही हो सकता है मोस्टली। मैडम मेरा एक सवाल है। जी बताइए। जैसा मेरा बच्चा आज 7 साल हुए, तो वो जैसा 4-5 साल के बाद वो चलने लग गया था। वो चलने लगने के बाद अभी वापस 6 महीने के बाद वापस चलना बंद कर दिया उसने। जी। तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा क्यों हुआ? तो आप ये जी मुझे एकदम नॉर्मली उसने उठना बैठना उसको उठ जाता था। जी, इसी चीज की हम अभी बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय पेशेंट ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा बीमारी आने लगती है, दोबारा लक्षण आने लगते हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि उसका कोई ट्रीटमेंट है, चल रहा है कि बिना ट्रीटमेंट के ही चल रहा है पेशेंट? नहीं, अभी चलना बंद हो गया। पहले तो बिना सपोर्ट के चलता था, बिगर सपोर्ट के उठना बैठना। मुझे 5 साल के बाद उसने वापस चलना फिरना वापस शुरू किया, पर अभी 6 महीने के बाद वापस वो चलना बंद हुआ। जी, तो अभी कोई इलाज पे है वो? हाँ, अभी तो चालू है, आइसोबिनेस चालू है, रिबाविरिन चालू है, और जैसा इंकुरेट कोरोना चालू है। हाँ, तो हमने ये भी देखा है कि जब भी इस तरह का दिक्कत वापस आती है ना मरीजों, तो हम दोबारा अगर ट्रीटमेंट शुरू करें उनका, तो वो फिर से ठीक होने लगते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट तो चालू रहा है। ट्रीटमेंट चालू है मैडम, ट्रीटमेंट जी। चालू है, पर वो जो डोज था पहला, तो सर हाँ। ने डोज कम कर दिया था। जो जब आइसोबिनेसिम 2 टाइम थी तो अब 1 टाइम कर दिया था, तो उसको वापस 2 टाइम वापस करना बढ़वा है, लीजिए, उसको बढ़वाना पड़ेगा दोबारा। बढ़वाना पड़ेगा। तो हेलो मैडम। या हाँ सर, बोला सर तुम। ओके, और एक प्रश्न
डॉक्टर दीवा जी, आपको पूछना था कि क्या ये पॉसिबल है कि वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से कुछ पेरेंट्स आपके साथ या एम्स में आपके साथ जुड़ सकते हैं, एंड ऑन दिस बेसिस आप उनके साथ कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन डोसेज के बारे में आप उनको सहायता कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? ये मतलब एज अ मैं जी इसलिए पूछा, टेलीमेडिसिन, यस। टेलीमेडिसिन की अभी एम्स के अंदर नहीं है कोई सुविधा अनफॉर्चुनेटली, और आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू हेल्प। मैं ईमेल से पेशेंट से कनेक्ट करके उनको डेफिनेटली एम्स के थ्रू हेल्प करने की कोशिश कर सकती हूँ। दे कैन गेट इन टच विद मी थ्रू ईमेल एंड मैं फिर उनको गाइड कर सकती हूँ। Madam, I have a question. I'm from Bangalore. ये आप तो यू आर वर्किंग ऑन SSP, तो इसका मेडिसिन रिसर्च में अभी कुछ काम चल रहा है या एनी प्लान्स इन द फ्यूचर, कुछ are you working on it? Currently, there is no work going on in terms of the treatment. We have a lot of plans to further work on it. We are awaiting funding for the same. मैडम, सबसे पहले तो आपका मैडम थैंक यू, इतना वैल्यूएबल टाइम आपने हमको दिया। मेरा एक क्वेश्चन था मैडम कि बच्चों में हम लोग क्या सावधानी कर सकते हैं कि उनको ये मीजल्स का प्रॉब्लम ही ना हो बचपन में। एक्चुअली वही है, पूरा पॉइंट है। 90% ऑफ SSP मेरे हिसाब से इसी चीज से ठीक होगा, एंड आई थिंक इसी वजह से हमें कम्युनिटी मेडिसिन और जो प्रिवेंटिव हेल्थ वाले लोग हैं उनसे हाथ जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मीजल्स को प्रिवेंट करना ही आई थिंक विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ बहुत सारे SSP केसेस का वो निदान वही है कि मीजल्स ही ना हो। तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं मीजल्स को? तो जो मीजल्स जो है ना, वो पाया गया है कि एक तो ओवर क्राउडिंग से, यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं घरों के अंदर या आसपास के इलाकों में, सो दैट इज वन, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है मीजल्स के लिए। ठीक है। दूसरा मीजल्स के लिए जो एक प्रॉब्लम वो है कि अगर आपका वैक्सीनेशन जो है वो लेट हो जाए या हो ही ना, जो टीकाकरण होता है जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइडेड है, तो अगर टीकाकरण नहीं हो रहा है, और इट इज नॉट जस्ट कि आपके बच्चे को हो गया टीकाकरण तो आप सेफ हो गए, ऑफ कोर्स सेफ हो गए, लेकिन अगर आसपास के बच्चे नहीं टीकाकरण करा रहे हैं तो बार बार मीजल्स का जो है एक्सपोजर हो सकता है आपके बच्चे को भी। तो इट इज नॉट कि एक ने कराया तो काफी है, कम्युनिटी पूरी आसपास के लोगों को वैक्सीनेट होना है। ठीक है, इसी से बच सकते हैं। ओके अच्छा, अब मीजल्स हो गया मैडम, बच्चों को मीजल्स हो गया, अभी मेरे बच्चे को 6 महीने में हो गया था, तो मुझे उसमें क्या सावधानी करनी चाहिए कि आगे चल के ये SSP ना हो जाए उसको? इसके लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं है और कोई स्पेशल तरीका नहीं है इसे रोकने का। उसके इम्यून सिस्टम को ठीक रखिए, खाना पीना, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, लेकिन रियली में इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग से कुछ वो नहीं है। और बहुत रेयर है, ये भी जानिए कि जरूरी नहीं है। जैसा मैंने बताया 10 लाख मीजल्स के केस में 4 से 10 के बीच में पेशेंट को SSP हो सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक को हो गया तो आजू बाजू वालों को होने की इसमें संभावना रहती है? आपने ये सवाल पूछा, इससे ये आगे आसपास के लोगों में नहीं जाता है। ठीक है। तो ये ट्रांसमिसिबल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं कि बच्चे को अलग करके छोड़ दिया एक कमरे में, ऐसा नहीं करना है। प्लीज उसको घुल मिल के रहना है सबके साथ, तो ये ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता पर्सन टू पर्सन। ठीक है। Okay. Thank you, Dr. Garg. Actually, we have Dr. Aparna also on the call. Since she had some work in the temple, she could not join. So I think this discussion continue. युवराज दादा बोला, बोला युवराज दादा। हेलो हेलो। हाँ पूछिए जी। हाँ सर, मैडम एक क्वेश्चन था मेरा। मेरा नाम युवराज बोरे है। मेरा भी ब्रिजेश सुदानी जो हिंदुजा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्हीं के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो एलोपैथिक में जो गोली दे रहे डॉक्टर अभी, जो मतलब आइसोप्रोमिन जो 5 mg का है और ऑक्सोटाइल है और दूसरा लेमनविरी, वो सब का भी कंटिन्यू गोली 5 mg का जो गोली है वो डॉक्टर सर बोलते हैं कि दिन में 5 गोली दो, 4 गोली दो। अभी कंटिन्यू देते रहेंगे तो इसके बाद में जाके बच्चों को मतलब ऐसा लंग्स में या ऐसा किडनी में ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है कि आगे जाके? अभी जो कंटिन्यू चल रहा है मेरा वैसे तो हाँ, नहीं तो इसमें ये कोई देखिए, ये इसमें कोई लॉन्ग टर्म में जाके किडनी खराब हो जाए, लिवर खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी ये दवाई लंबे टाइम तक चलती है, जो कि चलती ही है लंबे टाइम तक, तो एवरी 6 मंथ्स में आप एक बार इनका लिवर, किडनी और CBC हीमोग्लोबिन वगैरह का टेस्ट करा लीजिए बच्चे का। ठीक है।
हाँ तो हेलोपैथिक में तो अभी समझो 500 mg का जो है दिन में 2-3 हजार का डोज जा रहा है बच्चों को, तो सर तो बोल रहे कि देना ही पड़ेगा। तो हाँ। इसके साथ में समझो हम आयुर्वेदिक भी साथ में देंगे तो आयुर्वेदिक के बारे में तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। एलोपैथिक भी समझो दे रहा हूँ मैं, आयुर्वेदिक दूंगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ गलत हो जाएगा क्या? बच्चों को इसका कुछ ये तो नुकसान तो मुझे नहीं होगा? मालूम नहीं है, आयुर्वेदिक के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं। Okay, so I think Ganesh, we should call it because it's already 20 minutes past 12. Yes. Okay, we Dr. had. Aparna, Can I come in for a minute? Yes, please. Yes. Yeah, Dr. Divyani, thank you In so fact, much. you are the one who connected Dr. Divani, entire this, but you are missing from the beginning. Please. Thank you. Dr. Divyani, thank you so much for accepting our request and educating all our patients. We are really, really grateful to you on behalf of ORDI. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Aparna. Actually, it was all my thing कि मैं parents से connect कर पाई. I think it is my privilege. Yeah, I Thank think you. Dr. Aparna will continue to be the link between you and SSP, Yes. entire thing, so that we all, when we get queries, it helps us to collate information and interact with you. Then, as suggested or requested, we'll connect immediately. I'll send out an email with me, Saikaji, and other things on broader advocacy works with the government, and also to get funding and how we can roll out these things. That would Okay. So thank you so much. And today's interaction was very helpful. At least it has given us one common platform to think and talk about SSP, because all of us were in different tandem and different states, different doctors, different confusion. At least we started with a good beginning of coming to one platform, and we'll see how it can be taken forward to connect with more doctors in every state and bring that alignment and consistency and regularity in our medical thing. Thank you so much, Ganesh ji. Sir, Dr. Aparna, everyone, Ganesh ji, thank Yes, you sir. so much. Thank you for getting this going. I mean, without all of you, it would not happen anyway. It's a great start. Dr. Garg, thank you for taking time off on Sunday. No. Okay. Hello. One thing, Dr. Garg, actually, there is a antioxidant food. Its name is Immunosant. We are giving it to our baby. It is made from berries. Will it help? I think we need to send the details and ask, because if she doesn't know the content and other things, okay, you send a separate email to us, or I'll send out. We'll take it one by one separately, because in one single day everything is not possible. And before answer, she also needs to know the complete content, everything about these nutrients or whatever. Absolutely. We'll definitely bring it to conclusion, and we'll make sure that every patient gets his due supportive care and treatment and advice. Yeah. Ganesh ji? Yes, sir. So, being on this Sunday, educating on behalf of ORDI, really appreciate your education. So, Prasanna ji, thank you. And I think we have to update our other parents very soon. Also, we will join the meetings as per this type of topics only, right? Yeah. Okay, Prasanna ji. Nothing else. Thank you so much, Divyani ji. Thank you. For sparing your valuable time on Sunday for our all patient and parents group. So we look forward to working with you and many more initiatives to extend support to this community. I also thank all the parents who have taken effort to join this call in spite of logistical difficulties and their acquaintance with the technology. But still, we had more than 40, I think 40 parents, which is good. And once again, thank you, Aparna ji, for connecting with Dr. Divyani, and Saika ji and Nandita ji, Deep, for taking initiative. Last 1 year, I think they are the one who pushed it for us to bring
to this level, I think we have more things to, positive things to look forward. Thank you so much. Thanks. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. गणेश सर हेलो. आप बोला. येतोय आवाज, येतोय, गणेश बोला सर, बोला. बोला ना. मॅडमचा आपण जर संपर्कामध्ये किंवा आपल्याला जर मॅडमच्या थ्रू जर आपल्याला मेडिसिन वगैरे जर त्यांच्या थ्रू आपल्याला जर काही तकलीफ होत असेल तर आपल्याला भेटेल का? कारण असा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा याच्यामध्ये कुठेही एक डॉक्टर नाही असं सजेस्ट करणारा की वेळच्या वेळी तुम्हाला EEG किंवा हे असे आपले डॉक्टर हे डायरेक्ट सांगतात की मुलं घरी घेऊन जा किंवा आणूच नका. त्याच्यामुळे मुलांची जास्त तब्येत बरोबर. खालवत त्यांनी काय चालली. सांगितलं आता? तर या मॅडमनी काय केलं आता यांनी की हे काय बोलतात की वेळच्या वेळेला आम्ही 1 महिन्याला इंजेक्शन देतो की आम्ही चेक करतो रिबोवरिन मेडिसिन या त्याच्यापासून काय असर गणेशजी, हे डॉक्टर लोक आमच्या Yes, sir. मुलांना बोलवतच नाही. तर थोडीफार आपल्याला जर मेडिसिनला मदत झाली बरोबर. किंवा आकडण आली किंवा झटके वाढले तर आपलं कॉन्टॅक्ट होऊन आपल्याला त्यांच्या थ्रू आपल्याला भेटेल की मेडिसिन, असं मी तो कॉन्टॅक्ट तुमच्या थ्रू. प्रसन्न जी, इनका सवाल है कि क्या हम महाराष्ट्र से डॉक्टर दिव्या जी के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं क्या वाया ईमेल एंड अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं वही तो उनको फॉर थोड़ा सा दैट जान. see one sec, suddenly if all parents talk to one doctor it becomes difficult. Number one, we have Dr. Aparna in ORDI. She will coordinate for all the patients and she is available immediately also, emergency and other things. Okay. Okay. One by one she can arrange. See, Ganesh ji, see directly Ganesh sir, Zoom call is not our. Correct. Ganesh ji, directly Zoom call may not be feasible on a long-term basis with Dr. Divyani. Getting her appointment is difficult. So what we'll do is we'll involve Dr. Aparna. Okay, maybe whenever there is a requirement, we'll fix some slot on a Sunday or something. She will organize a meeting with all the patients one by one wherever there is a query. One. Second, once she gets all the answers, she will be able to handle all the small queries on herself. That means we don't have to go to Divyani for everything. Okay. After some time, once she knows what is happening with all the doctors, so I'll come back to you. We'll also connect with all the doctors in state. We cannot work only with, that's why I said we need to create a task force out of this. Okay. It is not about one doctor. We need to create doctors across India. We'll work on that. But meantime, let them coordinate with Dr. Aparna. You can share Aparna's email ID with everyone. Let them write to them and she will coordinate. For simplicity and is thing. काय बोलतात ते गणेश सर, काय बोलले? प्रसन्न सर काय बोलले? सांगतो मी तुम्हाला की आपण डॉक्टर दिव्या यांना संपर्क करायच्या अगोदर डॉक्टर अपर्णा यांच्याशी कनेक्ट करू शकतो आणि डॉक्टर अपर्णा यांच्या मार्फत आपण डॉक्टर दिव्या यांच्यापर्यंत आपले प्रश्न ईमेलच्या आणि ORDIच्या माध्यमातून डॉक्टर अपर्णा आपल्या संपर्कात कायम असणार आहेत. डोंट वरी. And Zoom also she will, or in case if required, will also organize and request her for a clinic, because officially she cannot have a teleconsultation from AIIMS because there is no facility, but offline will facilitate, because the moment the request start going, she will have difficulty. Okay. And second, for all small things, Dr. Aparna will be available them for on a call also in case of emergency, where they are not able to reach and other things. गणेश सर काय माहिती, माझ्या मुलाला आकडण भरपूर चालू आहे, पाणी पण गिळत नाही, तो बघा झोपलेला डोळे पण उघडत नाही आता. आणि मी न्यूरोलॉजीकडे गेलो, तो बोला तुझ्या मुलाला आणू पण नको, मला दाखवू पण नको, झोपेच्या गोळ्या दे. आणि आता ह्या मॅडम काय बोलल्या का पोझिशन बघून तुम्हाला टॅबलेट चालू करावा लागतील, किती आकडणी ती कशाची कोणत्या याच्यावरती. हे डॉक्टर लोक असे का करतात की याच्यावर बघत पण नाही ते किंवा काय करत नाही. आता मॅडम दिल्लीच्या एवढ्या हे करतात, सजेशन करतात पेशंटला. हे लोक असे ह्या डॉक्टरांमुळे काय पेशंट दगावण्याची शक्यता आहे. मग आपण काय करूया, डॉक्टर अपर्णा यांच्याशी पहिला प्रायमरी संपर्क करून तुम्हाला मी देतो आणि त्यांच्या मदतीने ज्या प्रकारचं आता आपल्या मुलाला प्राथमिक उपचारांची गरज आहे त्याच्याबद्दलचं कम्युनिकेशन तुमचं त्यांचं डायरेक्टली करून देतो. डोंट वरी.
चालेल का प्रॉब्लेम नाही नक्की. ओके ओके. Prasanna ji, can we Yeah, we'll session? close it. Thank you, Ganesh ji, for all your support and arranging this meeting. Yeah. थैंक यू Thank you, प्रसन्ना Prasanna सर, sir. Thank you. दिनेश Thank you. सर, पवार sir. ऐसे हमारे बच्चों के लिए आप खड़े रहे, हमको भी थोड़ा जोश आता है, हमको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अभी भागेंगे, आप लोग बोलेंगे तो आएंगे, तो ऐसा हमको लगता है. नहीं, आप लोग इसीलिए तो ना पूरा सब लोगों को कट किया है. अभी देखो शुरू कर देंगे. ओके, बिकॉज क्या होता है, ये काम बहुत धीरे स्लो चलता है, ऐसा फास्ट नहीं हो सकता है. अभी एम्स वाला डॉक्टर आ गया, हम पूरा ऑल ओवर इंडिया को डॉक्टर को मिला के उनको क्या फंडिंग चाहिए, ऐसी हमारा फंडिंग पहले भी कनेक्ट किया है, वो एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट मीटिंग पे. ठीक है. Okay. थैंक यू सर.